स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूं 1 घंटे का वन शॉट वीडियो ऑफ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ये अगर आपने 1 घंटे का वीडियो देख लिया तो आपको ये जो डर है ना, इसको फिर सॉल्व कैसे करें, जहां पे ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है, इतने सारे एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, कैसे मालूम चले कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, कैसे मालूम चलेगा कि ये ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में। इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है ये 1 घंटे के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये 1 घंटे का वीडियो पूरा देख लेना और उसके बाद नीचे कमेंट पे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो स्टूडेंट, यहां पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है द इंडेक्स ऑफ ऑल द अकाउंट जो अब तक हमने ओपन किए। तो हमने पूरे साल बिजनेस किया और जितने भी हमने बुक्स में अकाउंट्स खोले उन सब की समरी। तो यहां पे ट्रायल बैलेंस क्या बताता है कि भैया 31 मार्च 2024 को अमित कैपिटल कितना बैलेंस है? 15 लाख। बैंक में कितने पड़े हैं? 12,83,000। कैश कितना है? 1,13,000। तो ट्रायल बैलेंस बताता है कितना अमाउंट है पर्टिकुलर अकाउंट का। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो हमेशा मैच होगा। पर ये ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है? अरे बड़ा सिंपल है। पहले जनरल प्रॉपर बनेगा। पहला स्टेप क्या होता है? जनरल प्रॉपर। दूसरा स्टेप क्या होता है? आप लेजर बनाते हो और लेजर से आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। तो सर यहां तक तो हमें समझ में आ जाता है, पर सर रियल जो दिक्कत चालू होती है वो चालू होती है ये ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाए, फाइनल अकाउंट कैसे बनाए। और ये और दिक्कत कब हो जाती है? जब आपको एडजस्टमेंट दे रखी होती है। तो भैया ये ट्रेडिंग और बैलेंस शीट कैसे बनाए, तो वही मुझे आपको बताना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, वेजेस आता है। भैया क्यों आता है, यही रीजन बताना है। यहां पे सेल, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, और बनता कैसा है। आज की वीडियो के बाद इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा आइटम जाएगा, कैसे मालूम चलेगा ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा, बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, ये हम कैसे मैच करें। ये बैलेंस शीट हमेशा मैच क्यों होती है। आज के वीडियो में ये सारे आपके जो जितने भी क्वेश्चन है उस सब का आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब भी हमें कोई ट्रायल बैलेंस दिया होता है, हमें 3 चीजें फाइनल अकाउंट बनानी होती है। एक बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा आइटम, ये इतना सारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया हुआ है, कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा। हमें नहीं पता कि कौन सा आइटम यहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहां पे मैं आपको थोड़ी देर में रूल्स बताऊंगा, पर रूल्स बताने के पहले मुझे आपको बताना है कि हाउ टू नो विच एक्सपेंस, खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा खर्चा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मैं आपको फाइनल अकाउंट के रूल्स भी बताऊंगा, 4 इंपॉर्टेंट रूल, और उसके बाद एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। बट पहले अपन ये जान लेते हैं कि जितने भी दुनिया में खर्चे हैं, जितने भी मैंने पूरे साल अकाउंटिंग की, जितने भी खर्चे हो, जितने भी मेरी इनकम है, वो सब कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट विल ऑलवेज गो टू एदर ट्रेडिंग अकाउंट और अदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिपीट आफ्टर मी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे मालूम चलेगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखो क्या होता है, अगर मैं कोई पेन बना रहा हूं, तो अगर मेरा बिजनेस है पेन बनाने का, तो पेन बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, पेन बनाने के लिए जितने भी मैंने खर्चे किए, जैसे कि पेन बनाने के लिए मैं प्लास्टिक लाया, पेन बनाने के लिए मैं निप लाया, पेन बनाने के लिए मैंने कोई वर्कर हायर किए, उन्होंने मेरा ये पेन बनाया। भाई पेन अपना आप तो बनेगा नहीं, मैं लेबर लोग लगाऊंगा, वेजेस पे करूंगा। तो जितने भी खर्चे पेन बनाने में लगते हैं वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऑल द एक्सपेंडिचर विच गोज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, सिंपल सा फंडा, इट विल गो टू द
ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है, डाउट तो नहीं है? तो जितने भी मैंने पूरे साल में खर्चे किए, जो मेरे मेन प्रोडक्ट में क्या बनाता हूं, पेन बनाता हूं, तो पेन बनाने में जो भी खर्चे, प्लास्टिक हो गया, निप हो गया, डायरेक्ट खर्चे, कैरेज इनवर्ड, अभी आपको बताता हूं, चलो एग्जांपल बताऊंगा। तो देखो ये है मेरा पेन, तो पेन बनाने के लिए इंक क्या है, मेरा डायरेक्ट खर्चा है। क्या है? डायरेक्ट खर्चा है भाई, बिना इंक के पेन तो बन नहीं सकता। फिर हो गया निप हो गया, मशीन तो भैया मेरा रियल अकाउंट है, एसेट है, तो वो खर्चा नहीं है। मशीन इज नॉट अ खर्चा, मशीन तो मेरा एसेट है। आपको पता नहीं है रियल, पर्सनल, नॉमिनल, मशीन इज रियल अकाउंट। मैं यहां पे नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, खर्चे की बात कर रहा हूं। प्लास्टिक हो गया, वेजेस, वेजेस में किसको पे करता हूं? देखो एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। वेजेस में नॉर्मली जब मैं पे करता हूं अपने वर्कर को पे करता हूं, जो लोग मेरा काम करते हैं, लेबर लोगों को। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो तो कोई आप मजदूर लगाते हो, उनको जो मैं पे करता हूं उनको मैं बोलता हूं, टेक्निकली बोलता हूं वेजेस बोलता हूं। और जो मेरा सामान बेचते हैं, जो सामान बेचने में हेल्प करते हैं, उनको मैं देता हूं सैलरी देता हूं। क्या देता हूं? सैलरी देता हूं। तो सैलरी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, जो हम नॉर्मली एजुकेटेड लोग, जो लोग होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, और वेजेस अपन मजदूरों के लिए यूज करते हैं, जो लोग फिजिकल काम करते हैं पेन बनाने के लिए। तो जो वेजेस होगा वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, बिकॉज उसके बिना पेन बनेगा नहीं। एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। क्यों? अरे यार एडवर्टाइजमेंट खर्चा मेरा बेचने का खर्चा है भैया, बनाने का खर्चा एडवर्टाइजमेंट तो रही है। क्या मैं इसको बनाने के लिए मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा? नहीं, एडवर्टाइजमेंट इज फॉर सेलिंग द गुड। तो जब मैं कोई गुड सेल करने के लिए एडवर्टाइज करता हूं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो सामान मेरा गुड्स लाने में, गुड्स बनाने में लगता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बाकी सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो देखते हैं कैरेज इनवर्ड। व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? अरे कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो मेरे पास जो सामान लाने के लिए मैंने ऑटो वाले को पे किए, ट्रक को पे किए, ट्रेन वाले को पे किए। अरे यार मैं रहता हूं जयपुर, मैंने सामान मंगाया मुंबई से, तो मुंबई से जयपुर का मैंने ट्रेन से सामान मंगाया, ट्रेन वाले को दिए 5,000 रुपए। तो भैया सामान लाने का खर्चा, उसके बिना मेरा गुड्स बनेगा नहीं, सामान बनेगा नहीं, पेन बनेगा नहीं। तो वो खर्चा कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। लाने का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट। ये कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? जब मैं किसी को सामान देता हूं तो आउटवर्ड, मैंने सामान बेचा, मैंने पेन बना लिया चकाचक और लोगों को सामान बेच दिया। तो जब मैंने किसी को पेन बेचा, तो भैया एक बात बताओ, मैंने उसको पेन बेचा, तो बेचने में मैंने उसको सपोज करो मैंने ऑटो में भिजवाया, ऑटो वाले को दिए 200 रुपए, तो भैया वो तो बेचने का खर्चा है ना, तो बेचने का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। तो कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं जाएगा, बिकॉज वो बेचने का है, एडवर्टाइजमेंट बेचने का, कैरेज आउटवर्ड भी बेचने के टाइम पे लगता है। सामान लाने खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री में रेंट, बिना फैक्ट्री के मेरा सामान बन सकता है क्या? नहीं, तो फैक्ट्री रेंट भी कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। ऑफिस का रेंट, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्यों? अरे भैया ऑफिस का खर्चा है, भैया मेरी फैक्ट्री है, मैं रहता हूं मुंबई में, मेरी फैक्ट्री है बोरीवली के अंदर, बट मेरी जो ऑफिस है वो नरीमन पॉइंट पे, तो भैया मेरी फैक्ट्री कहां पे है? बोरीवली। तो बोरीवली का रेंट वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज उसके बिना सामान नहीं बन सकता, फैक्ट्री में सामान बनता है। नरीमन पॉइंट पे मैं सामान बेचने का ट्राई करता हूं, लोगों को कैसे सामान सेल करूं, तो वो मेरा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ट्रेडिंग में जाएगा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, बट फैक्ट्री में बिजली ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो खर्चे जो मैंने क्रॉस किए ना, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के जो वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ये जो खर्चे मैंने वो किए हैं, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इट विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा परचेज, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। नॉर्मली मैंने आपको ग्रुप करके दे दिया, नॉर्मली या तो वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। फिर हो गया सेल्स, मेरी इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। चलो एक बार फटाफट एक बार चेक कर ले, मुझे फटाफट बताओ इसमें फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा जाएगा। ये वेजेस जाएगा ट्रेडिंग में, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में, उसके बिना मेरा सामान नहीं बनेगा, सेल्स एक्सपेंस नहीं जाएगा, ऑडिट एक्सपेंस नहीं जाएगा। अरे मेरी कंपनी का ऑडिट हो रहा है, उससे सामान से लेना देना क्या, तो ये नहीं जाएगा। ऑफिस रेंट नहीं जाएगा, कैरेज इनवर्ड सामान लाने का खर्चा जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं जाएगा, एंटरटेनमेंट मैंने अपने एम्प्लॉय को खाना पीना खिलाया, उनको मूवी दिखाई, नहीं जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, वो
सामान सब बेचने के, ऑफिस के खर्चे नहीं जाएगा, पोस्टेज नहीं जाएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, मैंने पेपर प्रिंट किए, अपने इनवॉइस प्रिंट किया, ये सब खर्चे मेरे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई आपको? चलो ये समझ में आई तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, अब हमें करना क्या है? देखो, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो एक बात ध्यान रखना, ये पूरे साल का बनता है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24, 12 महीने का बनेगा। ओके, अब एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट साइड में क्या जाएगा? देखो, एक जाएगा हमेशा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? वो वाला स्टॉक जब मैंने साल शुरू किया। मैंने साल कब शुरू किया? मैंने 1 अप्रैल 2023 को इस साल नया चालू किया। तो जब मैंने साल शुरू किया तब मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ था? वापिस बता रहा हूं, जब मैंने साल शुरू किया तो मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ था? अरे एक बात बताओ, मेरी कोई दुकान है, तो दुकान जब मैंने 1 अप्रैल को खोली होगी तो क्या मेरे पास कुछ सामान नहीं होगा? पुराना सामान पड़ा होगा ना, उसी को मैं ओपनिंग स्टॉक बोलता हूं। और ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में आता है, तो यहां पे मेरा ओपनिंग स्टॉक में 100% ट्रांसफर कर लूंगा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल द ओपनिंग स्टॉक विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में जाएगा, खर्चा है। फिर मैंने परचेस किया 4300 का। जो भी मैं परचेस करूंगा, जैसे कि अगर मैं पेन बनाता हूं तो मैंने प्लास्टिक खरीदा, निब खरीदा, कलर खरीदा, तो वो सब क्या है मेरा कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। मैंने 4300 का पेन खरीदा, डेबिट साइड में। परचेज रिटर्न, 4300 का पेन खरीदा, 300 का वापस कर दिया। अरे यार खराब था पेन, क्वालिटी खराब थी, मैंने वापस दे दिया। पेन नहीं, इंक खरीदी, बेकार थी इंक, मैंने मुंबई से इंक खरीदी 4300 की, 300 की वापस दे दी। तो जो 300 की मैंने वापस दी है वो क्या हो गया? मेरा परचेज रिटर्न हो गया, क्रेडिट में जा रहा है। तो या तो आप क्रेडिट साइड में दिखाओ या फिर यहां पे लेस करके दिखा दो, लेस परचेज रिटर्न 300 रुपए। तो अल्टीमेटली मैंने 4300 का खरीदा, 300 का वापस दिया, तो 4000 का मैंने खरीदा। देखो कितनी एनर्जी है, पेन भी गिरने लग गया। चलो इसी के साथ एक लाइक जरूर कर देना। चलो सेल्स क्या है? मेरी इनकम है, और जब मेरी इनकम होती है, मेरी इनकम कितनी है? 6500 रुपए। मैंने इतने का सामान बेचा। ऑल द सेल्स विल गो टू द, सर आपने कहा था सेल्स के तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स से रिलेटेड खर्चे उसमें जाएंगे, पर जो सेल्स हो रही है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, उसी में तो मुझे प्रॉफिट निकलेगा। तो 6500। और वेजेस क्या है? वेजेस मेरा खर्चा है। अरे मैं अपने वर्कर को पे करता हूं ना, तो टू वेजेस कितना है भैया? पर वेजेस है आपका 300 रुपए, ये मैं वर्कर को पे करता हूं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न डेबिट में आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न या तो डेबिट में लिखो, बट मैंने क्या किया? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है मैंने सामान बेचा और 500 का सामान वापस आ गया। 6500 का बेचा, 500 का वापस आ गया, सामान कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, तो भैया अल्टीमेटली मैंने 6000 का मैंने सामान बेचा। अरे भैया समझ में आ गया सर, ये भी हो गया। फैक्ट्री रेंट भैया बिना उसके तो बन ही नहीं सकता, तो फैक्ट्री रेंट आपका वहां जाएगा। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। ऑफिस रेंट, ऑफिस भैया नरीमन पॉइंट का ऑफिस है, मेरा फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में जाएगा, उसके बिना सामान नहीं बन सकता। ऑफिस में तो मैं सामान बेचता हूं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ऑफिस रेंट कहां जाएगा? अगर मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो वो प्रॉफिट में जाएगा ऑफिस रेंट और मेरा जो भी मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, तो ऑफिस रेंट 600 और 400 रुपए वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, ऑल द डायरेक्ट खर्चे, वेजेस, फैक्ट्री रेंट एक्सेट्रा, जहां पे सेल्स रिटर्न हो जाएगा। अब ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वो वाला आइटम जो मेरे पास बच गया है। देखो क्या होता है, जब मैं अपनी दुकान बंद करता हूं, पूरा साल खत्म हो गया 31 मार्च को, तो क्या 31 मार्च को मेरी फैक्ट्री में सब सामान बिक गए?
ऐसा थोड़ी होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा थोड़ी होता है। आप कोई दुकान में जाओगे और वो 31 मार्च को सब सामान बिक जाएगा, कुछ सामान बचा हुआ होगा ना दुकान पे जो आपने पूरे साल बनाया, नहीं बिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो नहीं बिका वो यहां जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसकी मैं एंट्री करूंगा, क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। और क्लोजिंग स्टॉक इज मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। 2 मिनट का टाइम दो, मैं 2 मिनट बाद बताता हूं क्यों लोअर। कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू बोलेंगे 2500 और मेरी कॉस्ट है 2000, विच एवर इज लोअर। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 2000 रुपए यहां पे जाएगा, क्लियर है। और एक क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, अभी आपको बताऊंगा। पर पहले मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट कंसेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पे 2000 रुपए मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहां जाएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक हमने यहां पे ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आया? मन में आया क्वेश्चन, मन में फूटा लड्डू कि सर ये क्लोजिंग जो बैलेंस है ये आपके ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आया? इसका सिंपल सा आंसर दूं, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम आ चुके हैं ना, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स वेजेस हो गया, इन सब की जनरल एंट्री भाई साहब हो चुकी है। इन सब की जनरल एंट्री हो चुकी है। यस, जनरल एंट्री हुई। देखो पहले क्या हुआ, आपको मैं आपको बता चुका हूं। पहले आपकी जनरल एंट्री होती है, कहां गया, हाँ, पहले जनरल एंट्री होती है। तो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम आ गए इनकी जनरल एंट्री हो चुकी है, लेजर बन चुका। जितने भी ट्रायल बैलेंस आइटम है उनके लेजर बन चुके। बट ये जो आइटम है, ये जो सारे लेजर बन चुके, बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये आज साल खत्म हो रहा है, 31 मार्च हो रहा है, मैं फिजिकली काउंट करूंगा। ओके, मैं पेन बनाता हूं मेरी दुकान पे, सपोज करो 1000 पेन बाकी है, एक पेन मेरा 2 रुपए का मेरी खरीदी पड़ती है, 2.5 रुपए में बिकता है, 2.5 में पेन बिकता है, पर एक पेन मेरा 2 रुपए का मेरी खरीद है, मतलब मैंने उतने का बनाया है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, मेरा 2 रुपए का है। 1000 पेन बचे हैं तो 2000 रुपए का मेरा अभी भी माल बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में मैं डाल दूंगा, क्लियर है। और अब मेरा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? दिस प्लस दिस माइनस, अगर ये इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। कितना होगा, चलो निकालो ना मेरे साथ। 8000, 6000 प्लस 2000 रुपए, तो 8000 रुपीज माइनस 1000 माइनस 4000 माइनस 300 माइनस 200, सर 2500 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सामान बनाने का प्रॉफिट। मेरा एक्चुअली एक सामान बनाता हूं, 2500 रुपए मेरा फायदा होता है, बल्ले बल्ले। तो यहां पे मैंने सामान बनाया, 2500 रुपए मेरे बनाने का प्रॉफिट हो गया, मैंने सेल किया और ये मेरा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट से मैं माइनस करूंगा अदर खर्चे। यार एक बनाने के खर्चे तो होते ही हैं, वो तो ट्रेडिंग में आ गए, और भी तो खर्चे होंगे। सर क्या खर्चे होंगे? जैसे कि मैंने सेलिंग किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा टीवी में, आईपीएल में आईपीएल में ऐड दूंगा, मैं पेपर में ऐड दूंगा, तो बेचने के लिए लोगों के लिए मैं जो अपने शोरूम खोलूंगा, शोरूम के रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी पे करूंगा, तो और भी तो खर्चे होते हैं। तो वो सब खर्चे भाई साहब बेचने में लगते हैं, और बेचने के जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्लियर है। जैसे ऑफिस रेंट और एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली मैंने पूरे साल इतने का सामान बेचा, ये बच गया, और ये मेरा खर्चा हो गया। 2500 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और इसमें से मेरा 2500 जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इट विल ट्रांसफर टू हेयर। ये मेरी इनकम है और ये मेरा एक्सपेंस है। तो भैया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? सर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2500 रुपए। कितना हुआ? 2500। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये मैं लिखूंगा इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है? बिकॉज सॉरी डेबिट साइड में क्यों आ रहा है? बिकॉज डेबिट, क्रेडिट साइड है 8000, डेबिट साइड है 5500, तो ये आपका कितना बन गया? 2500 रुपए। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट क्रेडिट बैलेंस जो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 2500 रुपए, क्लियर है। तो 2500 माइनस 600 और माइनस 400, 1000 रुपए, तो मेरा 1500 रुपए नेट प्रॉफिट हुआ। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
बैलेंस शीट, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ी देर में पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पर अल्टीमेटली मैंने पूरे साल मेहनत की, लग के मेहनत की, और मेरे पास इतने का मेरा फायदा हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से मैंने ये खर्चे माइनस किए, ऑफिस के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट खर्चे, और मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1500 रुपये का हुआ। ये 1500 रुपये क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट है। पूरे साल में मैंने इतना कमाया, मेरा बेचने से खर्चा इतना आया, जो मैंने बनाया खर्चा, रियल प्रॉफिट इतना आया, उसमें से मैंने अदर खर्चे माइनस किए, सेलिंग खर्चा, ऑडिट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, मेरा 1500 बन गया। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था ये क्लोजिंग स्टॉक का चक्कर क्या है, ये हम मेजर करते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो छोटा है, जो कम वैल्यू है। सर क्या है सर, मतलब बताओ ना। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, जो मेरी दुकान पे सामान पड़ा हुआ है। अब देखो मेरी दुकान पे जो सामान जो पड़ा होगा वो अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे अगर मान लो मैं पेन बनाता हूँ, तो पेन बनाने का जो प्लास्टिक होगा वो कहाँ पे होगा, वो मेरी दुकान पे, मैंने सपोज करो 1000 किलो प्लास्टिक लिया, 700 किलो यूज़ कर लिया, तो 300 प्लास्टिक मेरे पड़ा होगा। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। कुछ मैंने आधे पेन बनाए, अभी तक पूरा पेन नहीं बना 31 मार्च तक, तो कुछ पेन मेरे 200 पेन आधे बने हुए हैं, तो वो मेरा सेमी फिनिश गुड्स में होगा, वर्क इन प्रोग्रेस बोलता हूँ। और कुछ पेन मेरे पूरे बन गए हैं पर मेरे बिके नहीं। तो जब मेरा फैक्ट्री में 3 तरह के माल होते हैं, एक तो प्योर रॉ मटेरियल, इंक खरीदा, अभी तक यूज़ नहीं किया, वो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ रहेगा। एक आधा पेन बना हुआ है, पूरा नहीं बना, वो भी रॉ मटेरियल है और वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। और तीसरा जो मेरा पेन बन गया पर बिका नहीं, तो वो भी मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है। और क्लोजिंग स्टॉक को मैं मेजर करता हूँ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज कहाँ गया, कहाँ लिखा है मैंने, विच एवर इज लोअर। तो एक बात बताओ, पहले अपन क्लोजिंग स्टॉक निकाले। मैंने 100 पेन मेरा ओपनिंग स्टॉक था, ये 1/4 को चालू किया। पूरे साल में 100 पेन मैंने 4 रुपए का बनाया। पूरे साल में 900 पेन मैंने खरीदे 4 रुपए के, और 600 पेन मैंने 10 रुपए में बेच दिए। तो एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ। मैंने 100 पेन से इस साल शुरू किया, 100 में से 900 खरीदे, 100 प्लस 900, 1000 माइनस 600। अरे भैया 100 प्लस 900 और 600 मेरे बिक गए, तो मेरे पास 400 रुपये, मेरे पास 400 रुपये अभी भी पेन 400 पेन अभी भी पेन है। तो मेरे पास 400 पेन अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, 400 पेन अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। 100 प्लस मैंने 900 माइनस 600 इजिकल टू 400 पेन मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। और 400 पेन का मैं कितने का मैंने खरीदा, सर मैंने एक पेन, मेरी कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए का। मेरा एक पेन 4 रुपए का बनता है, मार्केट में 10 का बेचता हूं, बेचूंगा ना यार, प्रॉफिट तो कमाऊंगा ना। तो 4 का पेन 10 में बेचा, तो भैया वो जो 4 रुपए का होगा, मैं कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, मैं इसको 4 पे मेजर करूंगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1600 रुपए। क्या हो जाएगा, 1600 रुपए। और अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पे करूंगा, देखो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, और मैंने सेल्स की और मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया। ठीक है ना। चलो मैंने मेरा ये 100 इंटू 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ का ये है, और 900 तो 3600 रुपीज़। सेल्स कितनी हुई है सर, सेल 6000 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 400 का सामान पड़ा हुआ है, एक 4 रुपये का है, तो 1600 रुपये। एक बार आप है ना प्रॉफिट निकालो, मैं है ना आपको मैजिकल, एक मिनट सॉरी, और आपका सपोज करो और भी खर्चा हुआ पूरे साल में आपने 1500 रुपये वेजेस के खर्चे किए। वेजेस जो भी खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 7600 रुपये, 7600 रुपये माइनस 7600 रुपीज़ माइनस 400 माइनस 3600 माइनस 1500। तो आपका जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपका 2100। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको, समझ में आया। तो आपका दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट और तरीके से निकालूं, मैंने 600 पेन बेचे, एक पेन पे कितना कमाया जल्दी बताओ। फिर एक पेन पे 4 रुपए का पेन 10 में बेचा, 6 का कमाया, तो 600 इंटू 6
600 इंटू 6, एक पेन पे मैंने 6 रुपये कमाया 3600, और मैंने वेजेस पे किए 1500 वेजेस पे किए, तो सर मैंने टोटल 2100 रुपये मैंने पेन में कमाए, टोटल 2100 मैंने पेन में कमाए, और देखो 2100 ही मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अच्छा, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये दो जगह जाता है, ये दो जगह जाता है, क्योंकि ये मेरा एसेट भी है। मैं आपको बता चुका हूं क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हम साल के अंत में मेजर करते हैं, तो हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। हम एंट्री क्या पास करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम जनरल एंट्री पास करते हैं 31 मार्च, हम साल के अंत में पास करेंगे 1600 रुपये, 1600 रुपये, 1600 रुपये। क्लियर है? नींद तो नहीं आ रही? और डांस करूं क्या? अरे यार आपको नींद नहीं आनी चाहिए, बस समझ में आना चाहिए, एग्जामिनेशन में फोड़ के आना है अपने को। अच्छा लगा चल लाइक और एक जरूर कमेंट जरूर कर दो, एनर्जी कैसी लगी। मैं आपको एनर्जी इसलिए डालता हूं कि आप लोग एंटरटेन रहो, आप मुझे कुछ भी बोलो कि सर आप डांस बड़ा करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक ये आपका एसेट साइड में जाएगा और ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो एक जाएगा आपका यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक आपका जाएगा एसेट साइड में। जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर ये कंडीशन क्यों है? बिकॉज ये कॉस्ट मार्केट वैल्यू को मैं एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलता हूं। ये कंसेप्ट है कंजर्वेटिव। जब मैंने आपको 11th क्लास शुरू की थी, नीचे वन शॉट वीडियो लिखा हुआ है, आप देखते क्यों नहीं हो? मैंने कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बताया था कि कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या बोलता है। कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि भैया आप एक्सपेक्टेड लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करो। मतलब अगर आपको फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है या आपको लग रहा है जिसका कंडीशन आज मीट हो गई है, तो फ्यूचर का वेट क्यों करते हो? आज ही दिखा डालो। ये है कंजर्वेटिव लॉ, एंटीसिपेटेड लॉसेस रिकॉग्नाइज करो। तो अगर मुझे फ्यूचर में मुझको लग रहा है कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है कहां गया, मैंने आपको कहा था कि मेरा 400 सामान पड़ा हुआ है और मेरे को पता है फ्यूचर में 100 प्लस 900 माइनस 400 सामान पड़ा हुआ है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी करूं? भाई फ्यूचर में मुझे लगता है मेरा जो स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 10 में बिकेगा, तो 10 में बिकेगा तब देखेंगे मेरा खर्चा कितना है, 4 रुपए। तो मैं हमेशा किस पे दिखाऊंगा? विच एवर इज लोअर। बट अगर फ्यूचर में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कहां गया? फ्यूचर में सपोज करो मुझे लगता है, सपोज करो कि मैंने ये 400 और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरा पेन आउट ऑफ फैशन हो गया, कोई यूज ही नहीं करता। आजकल तो नए नए जेल पेन आ गए, अलग अलग आ गए। मेरा पेन अब आउट फैशन हो गया, कोई खरीदने को तैयार नहीं। 10 रुपए में कोई नहीं ले रहा, 8 रुपए में अभी तो बिक गया इस साल, अगले साल नहीं बिकेगा। 8 में, 7 में, 6 में, 5 में नहीं। लोगों को कहा 4 में ले लो, नहीं। फिर लोगों को कहा 3 रुपए में ले लो, 3 रुपए में तो ले लो मेरा पेन। मैं बनाने की खरीद 4 रुपए, मैं बेच रहा हूं 3 रुपए। क्यों? अरे भैया कुछ तो आए, कुछ 1 रुपए तो आए, अब तो बन चुका पेन, बेचना पड़ेगा मुझे, लॉस में बेचना पड़ेगा। एंटीसिपेटेड लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अगर मेरा पेन की मुझे मालूम चल गया कि मेरा मार्केट वैल्यू 3 रुपए है, फ्यूचर में 3 रुपए है और मेरा कॉस्ट 4 रुपए है, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, एंटीसिपेटेड लॉस हो गया, तो मैं 3 में दिखा दूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बात समझ में आई। कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर का मतलब है फ्यूचर में अगर मुझे लगता है मेरी मार्केट प्राइस ज्यादा है तो भैया मैं एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है एंटीसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। पर अगर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि मेरा पेन 3 में ही बिकेगा, 4 की खरीद 3 में, तो भाई साहब आप 3 में ही दिखाओ, अभी से आप लॉस रिकॉग्नाइज कर लो। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? चलो अब मैं आपको बताता हूं। देखो जर्नल एंट्री क्या होता है। देखो जितने भी आइटम्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक का आइटम डेबिट में आता है तो उसको क्लोज करूंगा तो टू ओपनिंग स्टॉक करूंगा और इसको मैं कहां डाल लूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। सिमिलरली सेल्स मेरा इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल्स को क्रेडिट में है, उसको मैं डेबिट करके उसको ट्रेडिंग में क्लोज कर लूंगा। एक्चुअली क्या है, जितने भी आइटम्स है ना, जितने भी मेरे आइटम है, कहां गया?
ये जितने भी कहाँ गया, एक मिनट, जितने भी आइटम है, ये परचेव अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक, जितने भी डेबिट आइटम है उनको मैं क्लोज करने के लिए क्रेडिट करूंगा। अकाउंट्स में क्लोज करने का क्या तरीका है, ओपनिंग फॉर कोई भी डेबिट आइटम है तो क्रेडिट कर लो, क्लोज हो गया। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट किया हुआ है ना, डेबिट में आ रहा है ना, उसको क्रेडिट कर लो और ट्रांसफर कर लो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो एवरीथिंग जो आप ट्रांसफर करोगे वो करोगे आप यहाँ पे करोगे। चलो, तो आपने क्लोजिंग, आपकी जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का डेबिट आइटम होता है तो उसको क्रेडिट करूंगा, ट्रेडिंग में डाल दूंगा। परचेज डेबिट में होता है, क्रेडिट करूंगा, ट्रेडिंग में डाल दूंगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता है, डेबिट करूंगा, ट्रेडिंग में डाल दूंगा। और डायरेक्ट खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, क्रेडिट कर लूंगा और ट्रेडिंग में डाल दूंगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक की मैं वैल्यू करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर में करूंगा। क्लियर है आपको? ओके। अब जितना भी मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लूंगा। क्लियर है? चलो, मैंने आपको ये तो बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा। तो बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सा आइटम जाएगा? देखो, मैं आपको बता चुका हूं, जो भी मेरे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो मेरे पेन बनाने में खर्चा जो जाता है, जैसे वेजेस हो गया, निप हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब तो ट्रेडिंग में जाएगा। बट उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं, जैसे ऑफिस के खर्चे होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, प्रिंटिंग के खर्चे, पोस्टेज के खर्चे, सेल्स के खर्चे, सैलरी जैसे मैं वो देता हूं वो खर्चे, एडवर्टाइजमेंट करता हूं, ऑडिट एक्सपेंडिचर करता हूं, ट्रैवलिंग, फ्लाइट से आता जाता रहता हूं, वो सब खर्चे, वो सारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्सपेंडिचर, इट विल गो टू द, कहां जाएगा? इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल द इनडायरेक्ट और द अनप्रोडक्टिव मतलब है जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं करता, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये रहा आपके एग्जांपल। मैं आपको बता चुका हूं, मैं पेन बनाता हूं तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, सामान बेच रहा हूं भैया, कैरी आउटवर्ड मतलब जब सामान ले जाने का खर्चा, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑफिस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। जो भी ऑफिस के खर्चे हो रहे हैं या सेल्स के खर्चे हो रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो रहे हैं, जैसे ऑडिट एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर, वो सब वहां जाएगा। और ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये ट्रेडिंग में। तो जो मैंने सर्कल किया वो ट्रेडिंग में, जो टिक किया वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज वो बेचने खर्चा है। एग्जांपल बताऊं तो देखो, ऑल दैट सैलरी, ये आप एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रिंटिंग, टेलीफोन, लाइटिंग, इंश्योरेंस, लीगल, ऑडिट, पोस्टेज, जनरल, बैंक चार्जेस, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टेबल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, डोनेशन, चैरिटी, ये सब कहां जाएंगे भाई साहब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? और अदर इनकम, सपोज करो कि मैं सामान बेचता हूं, पेन बनाता हूं, पेन बना के मैंने सेल्स, तो सेल्स तो जाती है ट्रेडिंग में। सेल्स कहां जाती है सर? सेल्स तो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाती है। सेल्स हुई मेरी 2 लाख की। अब एक बात बताओ, मैंने बैंक में एफडी भी जमा करा रखी है, मैं कंपनी हूं, बैंक में एफडी जमा करा रखी है 5 लाख की, उस पर इंटरेस्ट मिला 50,000 रुपए। तो वो जो इंटरेस्ट इनकम होगा, जो मुझे इनकम मिलेगा, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सर क्यों? आपको इनकम हुई ना, तो इनकम तो आप ट्रेडिंग में डालो। नहीं बच्चों, यही गलती मत कर लेना, आप ट्रेडिंग में इनकम नहीं डालोगे, अदर इनकम है। जो चीज में मैं डील कर रहा हूं, मेरा काम क्या है? पेन बनाना, तो पेन बनाने का जो भी मैं खर्चा करूंगा वो कहां जाएगा? फिर जो भी मैं इनकम करूंगा वो ट्रेडिंग में जाएगा। पेन बेचा मैंने, 1000 पेन बेचे, एक पेन 100 रुपए का, तो 1 लाख रुपए मेरा ट्रेडिंग में जाएगा। बट मेरा अदर इनकम, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई, मैंने कबाड़ी वाले को कुछ मैंने अपना सामान बेच दिया, या मैंने किसी से कोई कमीशन इनकम कमाया, वो मेरा मेन बिजनेस है ही नहीं। जो मेरा मेन बिजनेस नहीं है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एग्जांपल बताता हूँ, रेंट की इनकम, मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, मैंने रेंटल पे चढ़ा दी, रेंटल इनकम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन इनकम, बैड डेट रिकवर, इंटरेस्ट इनकम, सेल ऑफ स्क्रैप, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल, इनकम, दिस, ये सब कहाँ जाएंगे? बताओ, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे आइटम यहाँ जाएंगे। क्लियर है? चलो अब एक फटाफट क्वेश्चन करें क्या? हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं। चलो, मैं आपको बता तो दिया था, ये क्वेश्चन आपको मैंने करा तो दिया था, ये सेम क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं, ये ठीक है ना। तो मैं आपको ये कौन कौन से खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? सर ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा, परचेज नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न, सेल्स, वेजेस नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फैक्ट्री रेंट, सिर्फ ऑफिस रेंट और एडवर्टाइजमेंट जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
प्रॉफिट एंड लॉस में टू ऑफिस रेंट जाएगा और टू एडवर्टाइजमेंट जाएगा। कितना किया मैंने, 600 और 400, तो 600 रुपये और 400 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बाकी सब खर्चे कहाँ जाएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे। क्लियर है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। अभी आपको स्पेशल केस कराऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझ आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सारे खर्चे, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के खर्चे वहां जाएंगे। ओके, अब मैं एक स्पेशल केस कराऊंगा, फिर मैं फाइनल अकाउंट के रूल्स बताऊंगा। देखो स्पेशल केस क्या है, देखो कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। अगर आपको सिर्फ वेजेस दे रखा हो तो भैया वो तो लेबर का खर्चा है, ट्रेडिंग में जाएगा। अगर सैलरी दे रखा हो तो सैलरी भैया मैं एम्प्लॉय को देता हूं, सैलरी मैं बेचने वाले को देता हूं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी हो, पहला वर्ड क्या आ रहा है, वेजेस, तो ट्रेडिंग में जाएगा। पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस हो, पहला वर्ड क्या है, सैलरी है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं करती, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोडक्टिव सैलरी, मैंने एक फैक्ट्री में एक मैनेजर अपॉइंट किया, उसको मैंने सैलरी दी, जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। फैक्ट्री में भी एक मैनेजर डाला, भैया उसने MBA किया हुआ है और मुझे उसको सैलरी देनी है, तो वो मेरा ट्रेडिंग में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सिर्फ सैलरी दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस, पर जो फैक्ट्री में बंदा बैठा है उसको मैं सैलरी दे रहा हूं, कोई एजुकेटेड बंदा है उसको सैलरी दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फैक्ट्री का मैनेजर की सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो भी प्रोडक्टिव सैलरी या फिर फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सिर्फ सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है, समझ में आया। अब कैरेज अगर सिर्फ कैरेज दे रखा हो तो ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड, लाने का, सामान मतलब इंक प्लास्टिक लाया, ट्रेडिंग। सामान आउटवर्ड, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेट, सिमिलरली कैरियर ऑफ फ्रेट का सेम है। फ्रेट, सिर्फ फ्रेट लिखा वही अपना ट्रक का खर्चा, ट्रेडिंग में। इनवर्ड, ट्रेडिंग के अंदर। अगर मैं सामान लेके जा रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेच रहा हूं ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं फाइनल अकाउंट का रूल्स। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन कराऊंगा फाइनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। तो देखो फाइनल अकाउंट के चार भाई साहब इंपॉर्टेंट रूल है, 4 इंपॉर्टेंट रूल है। ये 4 इंपॉर्टेंट रूल कभी नहीं भूलना। पहला रूल नंबर 1 क्या है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। अभी अपने पास 3 आइटम ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, 3 ही होते हैं। पर्सनल अकाउंट एंड ये क्या कहते हैं, रियल अकाउंट बैलेंस शीट में। पर्सनल और रियल बैलेंस शीट में। और नॉमिनल खर्चा या इनकम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में। रूल नंबर 1 ध्यान रखना। तो जो भी मेरे पर्सनल अकाउंट है या जो रियल अकाउंट है, सब पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, चलो बता देता हूं आपको। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जैसे कि मैं दीपक अकाउंट, राहुल अकाउंट, प्रियंका अकाउंट, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। फिर ये आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस, ये मेरे आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी मेरा पर्सनल है, तो ये भी होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। जो आउटस्टैंडिंग, जहां पे किसी के भी पहले आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आ जाए तो वो कहां जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है। क्लियर है, ओके। मैंने नीचे वीडियो दे रखा है, लिंक पे क्लिक करो, पर्सनल रियल क्या होता है सब बता चुका हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल बताता हूं, ये राहुल अकाउंट, तो ये राहुल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसका बैलेंस 50,000 रुपीज आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है। अरे भैया क्रेडिट में रहा है, क्रेडिट में रहा है, पर है ये डेबिट बैलेंस है, तो ये 50,000 रुपीज है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट बैलेंस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट है बट बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। राहुल, मुझे राहुल से 50,000 रुपए लेने हैं, तो जो भी मेरा बैलेंस मेरा क्रेडिट में आ रहा है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, तो ये मतलब है मैंने राहुल को इतना सामान बेचा, इतना पैसे आ गए, इतना पैसा और लेना है, डेबिट साइड ज्यादा है, उससे लेना है पैसा, तो भैया ये मेरा एसेट साइड में आएगा। क्लियर है। सिमिलरली एक नेहा अकाउंट है, इसको मेरा बैलेंस मेरा यहां आ रहा है, क्रेडिट साइड में 90, डेबिट साइड में 30, तो 90 - 30 60,000, तो मुझे नेहा को पैसे देने हैं, तो वो मेरा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60,000। पर ये लाइबिलिटी है, हाँ। तो जो भी पर्सनल अकाउंट है, नेहा अकाउंट, राहुल अकाउंट एक्सेट्रा, तो वो कहां जाएगा, हमेशा
अपने बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे मुझे नेहा को पे करना है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट में क्यों आ रहा है, बिकॉज क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो ये मेरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी के पहले और आगे आगे पीछे प्रीपेड हो अनपेड हो, जैसे कि अगर प्रीपेड अनपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग कमीशन ड्यू, ये पर्सनल अकाउंट है। सर आप बोलोगे सर रेंट है, ये तो खर्चा अकाउंट है। नहीं, रेंट अकाउंट खर्चा है, सैलरी अकाउंट खर्चा है। प्रीपेड रेंट ये एक लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लैंडलॉर्ड, मेरे सपोज को 10 लैंडलॉर्ड है, तो 10 लैंडलॉर्ड के नाम तो मैं अपनी बुक्स में लिख नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, उन सबको एक ग्रुप बना दिया और उनका नाम लिख दिया प्रीपेड रेंट। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, फैमिली ग्रुप में पापा मम्मी भाई बहन होते हैं, यहाँ पे वही सिस्टम है। ये मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये उन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रीपेड रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस ये पर्सनल अकाउंट है और ये बैलेंस शीट में जाएगा। मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होता है सब देख लेना। अब ये रियल अकाउंट क्या है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। व्हाट इज रियल अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट एंड द इनटेंजिबल। रियल होते हैं एसेट अकाउंट, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कैश पड़ा है, लैपटॉप है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, ये सब क्या है, मेरे एसेट है। अगर मान लो मैंने कोई लैपटॉप लिया तो वो तो 2 साल 5 साल चलेगा, 1 साल से ज़्यादा जो चलता है वो मेरा एसेट हो जाता है, जैसे बिल्डिंग, रेंट, लैपटॉप। अगर मैं रेस्टोरेंट में गया, खाना खा के आ गया, 500 रुपये मैंने रेस्टोरेंट वाले को दे दिए, वो मेरा प्योर खर्चा है, उससे मेरा कोई एसेट नहीं बन रहा। पर अगर मैं दुकान में गया, लैपटॉप खरीदा और वो लैपटॉप 1 साल से ज़्यादा चल रहा है, उसको मैं बेच सकता हूँ, उसकी रीसेल वैल्यू है, तो वो मेरा एसेट बन जाता है और वो कहाँ जाएगा, मेरा टेंजिबल एसेट्स में जाएगा। तो ट्रांसफर ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट टू द बैलेंस शीट। आप उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे जितने भी रियल है। तो रियल कौन कौन से अकाउंट है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, और अगर मेरा गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मेरा नाम की वैल्यू, मेरे पेटेंट की वैल्यू, ये सब क्या है, खर्चे नहीं है, ये मेरा एसेट है। एसेट और खर्चे में समझ में आ गया आपको, डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहां पे ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं जाएगा। इट विल गो टू द बैलेंस शीट। ओके, चलो रियल अकाउंट का ध्यान रखना, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, अभी बताता हूं। देखो जैसे व्हीकल अकाउंट है, देखो या तो मेरे पास गाड़ी है या नहीं है। मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरे पास नेगेटिव गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी या तो है या नहीं है, या तो 0 है या 10 लाख की गाड़ी है। आई कैन नॉट से -40,000 की गाड़ी है। तो रियल अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस, डेबिट ही होगा, क्रेडिट कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है, तो देखो डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा, 50 + 30 80। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो बैलेंस हमेशा यही, क्रेडिट में क्यों आ रहा है, बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है। तो रियल अकाउंट ऑलवेज 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 डेबिट बैलेंस होगा। और जो भी मेरा ये जो व्हीकल अकाउंट है इसका बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस, तो ऑल द रियल अकाउंट विल गो टू द, कहाँ जाएगा, मेरा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई नहीं आई। तो जो भी मेरा रियल अकाउंट का बैलेंस है वो मेरा हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। और रियल अकाउंट नॉर्मली क्या 100% एसेट साइड में आता है, नेगेटिव साइड कभी भी नहीं होता। पर्सनल अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, डेबिट क्रेडिट हो सकता है, एसेट लायबिलिटी। अगर किसी से लेना है तो एसेट, देना है तो लायबिलिटी हो सकता है। ओके, नॉमिनल अकाउंट ऑल द खर्चे एंड ऑल द इनकम। खर्चे मतलब जैसे कि मान लो मैंने सैलरी दी, वेजेस दिया, कैरिज दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, रेस्टोरेंट में गया, ये सब है। इनकम हो गई, सेल्स हो गई, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, ये सब कहाँ जाएंगे, मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आपको बता चुका हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाएंगे, जो मेरा डायरेक्ट खर्चा होता है ट्रेडिंग के अंदर, जो मेरा इनडायरेक्ट होता है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमसे होता है क्या। फटाफट करो, ये ओपनिंग स्टॉक कौन सा अकाउंट है, देखो ये ओपनिंग स्टॉक हमेशा आपका यहां जाएगा, हमेशा आंख बंद करके आप इसको ट्रांसफर करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली इसमें एक अलग सा कंसेप्ट बताऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक रियल है या एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल है। 10,000 आपने परचेज किया, परचेज कितने का किया, परचेज किया आपने 50,000 का, ट्रेडिंग में जाएगा। आपने सेल्स किया, आपने जितना भी सेल्स किया 2 लाख का, तो यहां जाएगा।
ओके उसके बाद आपने वेजेस पे किए, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, तो जो जो मेरे डायरेक्ट खर्चा होता है वो ट्रेडिंग में जाएगा। इनडायरेक्ट खर्चे आपको बता चुका हूं, जो भी मेरे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो खर्चे जो मेरे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो मेरे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे। जो भी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो इनडायरेक्ट खर्चे। डेटर मेरा कौन सा अकाउंट है, इट इज डेटर इज माई पर्सनल अकाउंट, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और डेटर को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, डेबिट साइड में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, तो मतलब डेटर मेरा एसेट साइड में जाएगा। ऑल द रियल एंड द पर्सनल अकाउंट, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है डेटर अकाउंट, तो इट विल नॉट गो टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल गो टू द बैलेंस शीट। डेबिट साइड में आ रहा है तो एसेट साइड में। कैश मेरा रियल अकाउंट है, जो भी मेरा कैश होगा वो मेरा एसेट है। देखो ना डेबिट में आ रहा है, कैश या तो है या नहीं है, नेगेटिव कैश कभी नहीं होता। व्हीकल 30,000 हमेशा डेबिट में, हमेशा ये मेरा रियल अकाउंट है, तो जो भी मेरा रियल अकाउंट है वो एसेट में जाएगा। दीज आर रियल, ये रियल है। कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट है, मतलब मुझे मालिक को पे करना है, तो पर्सनल अकाउंट कहाँ जाता है, जब मुझे क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये मेरा 53,000 मेरा क्रेडिट साइड में क्लियर है। बात समझ में आ गई। मैंने सब ट्रांसफर कर दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, तो 18,000 22,000 रुपए, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कितने पे होगा, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, ये 2 लाख है ना, हाँ, विचएवर इज लोअर में जाएगा तो 18,000। और क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मुझे इसकी एंट्री करनी बाकी है, तो मैंने एंट्री कर ली 18,000 रुपये। क्लियर है। चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका प्रॉफिट निकालता हूं। चलो निकालता हूं, 2,18,000 रुपये माइनस 10,000 माइनस 5,000 50,000 माइनस 8,000, फिर टोटल हो गया 1,50,000। तो ये मेरा हो गया जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1,50,000, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 1,50,000। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैं ट्रांसफ़र करूंगा, और 150 माइनस दिस तो 1,25,000 हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली जो भी मैं कमाता हूं, देखो मेरे इनडायरेक्ट खर्चा सिर्फ एक है, इनडायरेक्ट खर्चा होगा खर्चा नहीं है, तो जो भी मैं कमाता हूं वो अल्टीमेटली मेरे मालिक को जाएगा। तो मेरा 1,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस दिस इज इक्वल टू 1,25,000, तो ये जितना भी मेरा होगा ऐड नेट प्रॉफिट, तो 53,000 यहां लिखता हूं, ऐड नेट प्रॉफिट 1,25,000, तो 1,78,000 मेरा टोटल हो गया। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरी बैलेंस शीट मैच होगी, अगर मैंने क्वेश्चन गलत किया है तो मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। हे भगवान, बच्चों के सामने मेरी लाज रख देना। 1,78,000 मेरा दोनों की मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैंने दोनों को मैच क्यों गया, बिकॉज मेरी मैच क्यों हुई है, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ वो यहाँ ट्रांसफर किया, फिर दिस माइनस किया, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका है, मेरे मालिक का है, मुझे मालिक को देना है, मालिक को, तो मैं फिर कैपिटल में ऐड कर लूंगा, तो 125 प्लस 53 178 टोटल, और यहाँ का टोटल भी 178। इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आएगा। क्लियर है। चलो तो अब आप समझ में आ गया, पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट में आ रहा है तो वो एसेट में, क्रेडिट में आ रहा है तो लायबिलिटी में। रियल का हमेशा डेबिट होगा, नॉमिनल का डेबिट हो या क्रेडिट हो वो हमेशा डेबिट में होगा, तो डेबिट साइड ऑफ लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या फिर क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है। चलो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस एक ही बार दिखाऊंगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होते हैं, ये देखो, ये जितने भी आइटम है ना, 1 2 3 4 5 जितने भी आइटम है, या तो ये ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। देखो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो जितने भी ट्रायल बैलेंस का आइटम है या तो वो यहां जा रहा है या यहां जा रहा है या यहां जा रहा है। कोई भी आइटम 2 बार नहीं आया, बट एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार आया, तो ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही आएगा, एक ही जगह आएगा, या तो यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा, 2 बार नहीं आएगा। क्लियर है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जो भी मेरी एडजस्टमेंट होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था
कहाँ गया, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये मेरी एडजस्टमेंट है, तो इसकी जनरल एंट्री होनी बाकी है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे। तो सपोज करो कि ये एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो मैंने यहाँ दिखाया और एक मैंने यहाँ पे दिखाया, तो दो जगह दिखाऊंगा। एवरी एडजस्टमेंट दो जगह दिखाऊंगा, एवरी क्लोजिंग जो भी मेरी एडजस्टमेंट होगी वो दो जगह आएगा, और जो भी मेरे क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस का आइटम होंगे वो एक जगह आएंगे। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, और फोर्थ तो मैं आपको बता ही चुका हूं। फोर्थ क्या था कि ऑल द डायरेक्ट खर्चे विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल द इनडायरेक्ट खर्चे विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो रूल समझ में आ गया, 4 इंपॉर्टेंट रूल। तो ध्यान रखना, अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ना भाई साहब, ये दो जगह आएंगी, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में आएगी, कहीं ना कहीं दो जगह आएंगी, पर ये सारे आइटम एक जगह आएंगे। सर एक काम करो ना सर, हमें तो ये देख के ही धक हो रहा है कि हम कैसे करेंगे। तो चलो मैं आपको बता चुका हूं, चारों रूल अपने हो गए। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक फिर आपको समझ में, आपको लगेगा सर तो समझा के चले गए, प्रैक्टिकल नहीं कराया, तो चलो आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो 4 रूल ध्यान रखना। जो भी मेरे आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में रियल और पर्सनल जाता है, और नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में जाएगा। और रूल नंबर 2 एडजस्टमेंट दो इफेक्ट होंगे। रूल नंबर 3 इसका एक इफेक्ट होगा, और रूल नंबर 4 ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। चलो ओपनिंग स्टॉक, पहले अपन देखो जब भी अपन कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, तो अपन को 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पहली, आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट है, पहले आप एडजस्टमेंट मार्क कर लो। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस के आगे लिख दो 1, अभी बता रहा हूं। सैलरी प्रीपेड, सैलरी कहां है, सैलरी प्रीपेड, ये उसके आगे लिख दो 2 ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन द व्हीकल, लो भैया उसके आगे लिख दो 3। ओके, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो ये एडजस्टमेंट तो अभी हमने लास्ट में करते हैं, तो ये भी होगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अब मैं क्वेश्चन करूंगा ना, तो जैसे ही यहां पे आऊंगा ना, मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, तो 1 2 3 एडजस्टमेंट तो मैंने यहां पे मार्क कर ली, चौथी मार्क मैंने टिक मार्क कर दिया। ओके, चलो ओपनिंग स्टॉक में आपको बता चुका हूं हमेशा कहां जाएगा। अब देखो आप कितने एक्सपर्ट हो गए हो, मेरे सामने आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। परचेज हो चुका सर, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज कितना है 50,000, तो 2 परचेज। देखो जब भी परचेज करो ना, तो 90% चांसेस है परचेज रिटर्न भी होगा, तो मैं बाद में देखूंगा परचेज डेबिट में। सेल्स है 2 लाख की, तो मैं इनर कॉलम में लिखता हूं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2 लाख। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद मेरा वेजेस क्या है सर, वेजेस तो मेरा यहां जाता है 2 ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। वेजेस में एडजस्टमेंट है तो 8,000 रुपए, वो बोल रहा है वेजेस बुक्स में आ रहा है 8,000 रुपए, यहां पे एक लिखा हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज, मतलब मुझे किसी को वेजेस पे करने हैं, बाकी है। मतलब इन सब की तो एंट्री हो चुकी है, साल खत्म हुआ, 31 मार्च आया, 31 मार्च को मुझे मालूम चला अरे बाप रे, मुझे एक जो लेबर है उसको पे करना बाकी है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए बाकी है, एंट्री करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, वही मुझे आपको बताना है। मैं एंट्री करूंगा, देखो मुझे कोई बाकी है, तो मेरा वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, देखो वेजेस अकाउंट डेबिट, देखो जब भी मेरे वेजेस मुझे पे करने बाकी है, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। अब साल जब खत्म हो जाता है तो मुझे मालूम चला यार 2,000 रुपये मुझे किसी को बंदे को पैसे पे करने हैं, तो मुझे तो भैया एंट्री तो करनी पड़ेगी ना एक्यूरेट कंसेप्ट के हिसाब से, तो इसकी मैं एंट्री करूंगा। तो मेरा जो वेजेस जो खर्चा है वो डेबिट होगा, क्योंकि जब मेरा एक्सपेंडिचर होता है तो वो डेबिट होता है। हाँ सर, और मुझे पे करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। चलो मैं आपको ऐसे बताता हूं कि भैया मुझे किसी को वेजेस पे करने हैं, कितने पे करने हैं 2,000 रुपये, और वो मेरा कोई वर्कर है, और उस वर्कर का नाम वाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो वर्कर का नाम को मैं क्या नाम दे दूंगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वो नाम आता है ना सीरियल, इस प्यार का क्या नाम दूं, समथिंग कुछ आता है, तो इस अकाउंट का क्या नाम दूं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसको
एस पे था आउटस्टैंडिंग वेजेस, उस पर्सन का नाम है, मिस्टर एक्स का नाम है, मिस्टर वाई का नाम है, ये उसका नाम है। तो सपोज करो अगर कोई अनिल है तो ये अनिल का नाम है, तो मुझे उसको 2000 रुपये देने हैं, 2000 रुपये हो गए। ये वेजेस मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, मेरा खर्चा हो गया, डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरी लाइबिलिटी हो गई, भैया मुझे उसको पे करने हैं तो क्रेडिट, तो मैं एंट्री करूंगा वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि मुझे पे करना है 2000 रुपये। अब देखो यहाँ पे ये जब आपकी एंट्री होती है तो डेबिट और क्रेडिट दो जगह इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो वेजेस जो होगा वो मेरा बढ़ रहा है, मुझे मेरे इस साल मेरे वेजेस बढ़ गए हैं, तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस तो 10,000 रुपये हो गया। एक इफेक्ट तो मेरा ट्रेडिंग में जाएगा, बिकॉज वेजेस 8,000 था, भाई मेरा खर्चा 8,000 नहीं है, 8,000 प्लस 2,000 रुपये और है, एक बंदे को और देने हैं, तो 2,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये अभी तक दिए नहीं है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये तो ये हो गया 8 + 2। और सिंस मुझे किसी को पैसे पे करने हैं, मेरा पर्सनल अकाउंट बन रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, मेरा बैलेंस शीट में आ जाएगा 2,000 रुपये। सर बैलेंस शीट में क्यों आया? अरे भैया मुझे पे करना है ना एक बंदे को 2,000 रुपये, तो ये मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का मुझे किसी को पे करना है, लाइबिलिटी है। तो भैया मुझे एज ऑन 31 मार्च 24 एज एट मुझे 2,000 रुपये वेजेस पे करने, तो दो जगह इफेक्ट आ गया। देखो ऑटोमेटिकली दो जगह इफेक्ट आ गया, तो ये हो गया वेजेस हो गया। फिर हो गया परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो देखो परचेज रिटर्न कहाँ पे जाएंगे? लेस परचेज रिटर्न। देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो आप या तो इसको यहाँ दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप इसको लेस करके दिखा दो 46,000 और परचेज रिटर्न एक ही बार आएगा। क्लियर है? चलो सैलरी 25,000 रुपये, चलो सैलरी कहाँ जाती है भैया? यहाँ जाती है ना, हाँ सैलरी। सर एडजस्टमेंट है, रुको 25,000 रुपये सैलरी है। अच्छा अब डायरेक्ट सैलरी प्रीपेड 1,000 रुपये, मैंने किसी को पहले से ही सैलरी पे कर दी। ओहो अरे यार, मेरी एक बात बताओ, मैं एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करता हूँ। हाँ एक्यूरल कंसेप्ट में क्या बोलता है? एज पर द एक्यूरल कंसेप्ट आपका जितना भी इस साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड करोगे। आपका इस साल का खर्चा कितना है? सर आपने सैलरी एक बंदे को पे कर दी 25,000, पर उसमें से 1,000 रुपये पहले से अगले साल की पे कर ली, प्रीपेड अगले साल की। क्यों भैया? अकाउंट का रूल बोलता है इस साल की सैलरी इसी साल दिखाओगे, अगले साल किसी हालत में नहीं दिखाओगे। तो 25,000 रुपये सैलरी है, पर मैंने 1,000 रुपये अगले साल की इस साल पे कर दी, नहीं गलत बात है। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको सर लेस करूंगा, लेस प्रीपेड। सर लेस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे 25,000 पे कर चुका हूं, 25,000 भाई साहब मैं पे कर चुका हूं, पर 1,000 रुपये अगले साल के हैं। रूल के हिसाब से इस साल सिर्फ इस साल का खर्चा दिखा सकता हूं, तो 25 में से 1,000 प्रीपेड का मतलब क्या है? अगले साल का पैसा आज दिया। आप प्रीपेड टेलीफोन एक्सेस नहीं करते, तो 25 - 1,000 24,000 रुपये मेरी सैलरी आ गई, 24,000। दूसरा इफेक्ट भैया उसी टाइम करो। सुनो, मैंने किसी को सैलरी पहले से ही दे दी, बल्ले बल्ले, तो मैं क्या उससे पैसे वापस नहीं लूंगा ना? या तो मैं उसको पैसे वापस दूंगा या उससे सर्विस लूंगा। आप टेलीफोन एक्सपेंस पहले से अगर आपने अगले 2 साल का एडवांस में दे दिया अपनी कंपनी को, एयरटेल वोडाफोन कोई भी, तो आप क्या फ्यूचर में उससे या तो सर्विस लोगे या पैसे वापस दोगे, दोनों में से कुछ तो चीज लोगे। तो आपका एक एसेट बन रहा है ना, तो आपका जो प्रीपेड सैलरी है वो आपका एक तरह से एसेट है कि भाई मैंने एक बंदे को 1,000 रुपये सैलरी दे रखी है, या तो वो 1,000 रुपये का मुझे काम करेगा। अगर आपको प्लम्बर आया फिर 1,000 रुपये आपने दे दिए, अगले महीने काम करना, तो अब 31 मार्च को या तो आप उसे पैसे वापस लोगे या आप उसे सर्विस लोगे। दोनों केस में आपको एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके 1,000 साइड, ठीक है ना? तो दो जगह इफेक्ट आ गया। फिर आ गया एडवर्टाइजमेंट। भैया एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा है, तो टू एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाता है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। मजा आ गया सर, मजा आ गया। फिर सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? हमेशा यहाँ जाएगा। प्लीज हमेशा सेल्स रिटर्न फेस माइनस होगी, डेबिट में आता है यहाँ पे, और माइनस होगी दिखा देंगे। 1,90,000 हो गया। ओके सर मजा आ गया। आगे बढ़ो सर, चलते जाओ। डेटर मेरा पर्सनल अकाउंट है। जो भी मेरा पर्सनल अकाउंट होता है वो कहाँ जाता है? मेरा यहाँ जाता है। कितने का डेटर है? सर डेटर लिखा हुआ है 40,000 का, डेबिट साइड में आ रहा है तो एसेट साइड में, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो लायबिलिटी साइड में। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कैश 1,20,000 का।
कैश मेरा रियल अकाउंट है, पर्सनल और रियल अकाउंट, अरे कहाँ जाएंगे यार, नॉमिनल अकाउंट हो रही है, रियल अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाएगा। ओके सर मजा आ रहा है। व्हीकल 5 लाख रुपए, चलो मुझे बताओ व्हीकल कितने का है, 5 लाख रुपए फॉर एसेट है। अरे भैया व्हीकल गाड़ी पड़ी है चकाचक नहीं, ओके तो आपके घर में भी गाड़ी वाड़ी है नहीं है, चलो है तो यार चलो वेरी गुड थम्स अप। चलो 5 लाख का व्हीकल हो गया। अब वो उसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 डेप्रीसिएशन, मैंने पूरे साल गाड़ी यूज़ की चकाचक 5 लाख की गाड़ी ली, उसमें से 10% डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा तो भैया मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो गई ना, कम हो गई ना, कितने से कम हो गई 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000 रुपये, तो मेरी गाड़ी रह गई 4,50,000 रुपये की। मैंने 5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, पूरे साल चकाचक यूज़ की, 50,000 उसका डेप्रीसिएशन निकला, लिखा ना 10% पर एनम। थर्ड नंबर 10% पर एनम, मतलब पूरे साल यूज़ करी मैंने गाड़ी तो 10% का हो गया 50,000 रुपये। पर सुनो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, सर ने बताया था। तो वो जो मेरे 50,000 रुपये जो मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो गई है, मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। 50,000 रुपये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन, क्या लिखा हुआ है, टू डेप्रीसिएशन ऑन, कहाँ पे है, व्हीकल, 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 ठीक है ना। तो मेरा इतना क्या लग गया, डेप्रीसिएशन लग गया। क्लियर है या नहीं, आपको समझ में आया नहीं आ रहा आपको, चलो ये समझ में आ गया। ओके तो जो भी मेरी व्हीकल की वैल्यू कम हुई है, व्हीकल की वैल्यू कितनी है, अरे भैया 5 लाख थी, 50,000 रुपये कम हो गई, 4,50,000 रुपये रह गई, तो व्हीकल की वैल्यू 5 लाख से घट के 4,50,000 हो गई है, तो 50,000 रुपीज़ मेरा डेप्रीसिएशन लगा, और जो डेप्रीसिएशन का खर्चा होता है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, चलो ये हो गया, व्हीकल भी हो गया। कैपिटल, कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो 5,30,000 रुपीज कैपिटल, जो भी मेरा कैपिटल है वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है। और क्रेडिटर मेरा जो मुझे पे करना है, मुझे पे करना है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहाँ जाता है, हमेशा हमेशा भैया हमेशा जाएगा आपका डेबिट क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में। मुझे पे करना है ना लाइबिलिटी साइड में, ना लाइबिलिटी साइड में। ओके समझ में आया, चलो ये सब हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर ये क्लोजिंग स्टॉक का रह गया, क्लोजिंग स्टॉक हम एंड में करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आएगा। फॉर क्या क्या, एक तो आएगा बीफ और 24 फॉर बीफ, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और एक आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा, एक आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा 20,000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है। एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा 20 और 24,000, तो 20,000 यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और एक आएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। चलो सर सारा क्वेश्चन हो गया। अब अपने क्या करना है, अपने को प्रॉफिट निकालना है। चलो 190 + 20 - 24,000 - 46,000 - 10,000 पर 1,30,000 रुपये। 1 लाख, एक बार निकाल देता हूँ। 190 + 20 - 24,000 - 46,000 - 10,000 रुपये पर 1,30,000 रुपये मेरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला, दिस माइनस दिस निकला, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करूँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना सर 1,30,000 -24 -7 -this -24,000 -7,000 -50,000 फॉर 49,000 का नेट प्रॉफिट आया। और ये नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली किसने बनाया सर, ये बनाया टू कैपिटल अकाउंट। ये अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है ये किसने बनाया, ये किसका है सर, ये जो नेट प्रॉफिट है ये मेरे मालिक का है 49,000 रुपये। ये मेरा ऐड, ये मुझे मालिक को पैसा देना है, तो 530 + 49 579,000। अब 579,000 अगर 530 + 49,000 + 50,000 + 2,000 पर टोटल आ रहा है 6,31,000। अगर मैंने बैलेंस शीट ठीक से बनाई है, अगर मैंने पूरा काम ठीक से किया है, तो मेरा 100% मैच होगा। तो देखो मेरा यहाँ पे है
631,000। मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई, बल्ले बल्ले, बड़ा खुश होता हूं मैं तो, बैलेंस शीट मैच होती है, अभी भी होता हूं। सीए बने हुए इतने साल हो गए तभी भी अभी भी खुशी होती है बैलेंस शीट मैच करने की। ये खुशी तो आप मुझे छीन ही नहीं सकते हो। तो 631 ये मेरा एसेट मैच हो गया। ऐसी बात पे यार एक लाइक जरूर करो, भूल जाते हो लाइक करना। तो देखो मैंने आपके यहाँ पे बैलेंस शीट भी मैच करा दी, तो मैंने आपको फाइनल अकाउंट भी बता दिया। ध्यान रखना 4 रूल कभी मत भूलना प्लीज। एक फाइनल अकाउंट का पहला रूल क्या होता है? पहला रूल है जो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर, और नॉमिनल अकाउंट मैं आपको बता भी देता हूं। चलो ये आपका 4 रूल है। पहला रूल रियल और पर्सनल बैलेंस शीट में, नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग में। रूल नंबर 2 ट्रायल का एक बार आएगा। रूल नंबर 3 सारे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे। रूल नंबर 4 ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी के साथ मैंने ये लेक्चर खत्म किया, तो मैंने आपको बैलेंस शीट भी बता दिया, आपको सब बता दिया। अब यार जाता है लाइक जरूर कर देना, लाइक करना। मेरी वेबसाइट accountfunda.com पे जाओ, वहां पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th एंड 12th का। या फाइनल अकाउंट में बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एडजस्टमेंट चैप्टर वाइज आप वहां पे ले सकते हो। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। वन शॉट वीडियो, छोटे छोटे मैराथन वीडियो। आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो यार ये सब मैं भाषण देता हूं, बस आप कर लेना अगर अच्छा लगे, एनर्जी अच्छी लगी। कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको। एंड जस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा अकाउंट, मेरा व्हाट्सएप को ज्वाइन करो। एंड मेरा ये जो क्या कहते हैं चैनल है accountfund.com पे जाओ, यहाँ पे पूरा कुछ अवेलेबल है। एंड यू डू सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छा लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और वीडियो डालूंगा कभी ना कभी, तो आप कर ही लोगे। थैंक यू वेरी मच, और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।